Hello everyone, my name is Anjali Sharma, student of BSc Nursing first year at College of Nursing GSVM Kanpur. So let's start our another PYQ session, that is physics. So we will start with the first question, that is the expansion of the projectile will be maximum when it is launched at an angle of. तो जैसा कि हमें पता है कि हम जब रेंज निकालते हैं तो उसका देखिए, आपको फार्मूला याद रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका रेंज का फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय जी साइन आई एम सॉरी साइन 2 थीटा होता है यहाँ पे, ठीक। तो हम इसमें मैक्सिमम पूछा हुआ है हमसे, तो मैक्सिमम हमें मिलेगा, मैक्सिमम व्हेन इट इज़ लॉन्च एट एन एंगल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी आती है वो आती है 90 डिग्री पर, यानी कि यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 45 डिग्री। सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है। ओके, तो आपको फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, फार्मूला याद रहेगा तो सब हो जाएगा। एंड देन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन। सेंटर ऑफ मास का भी हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर x1 एंड x2 जो होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस। ओके, सो sorry for the inconvenience. Then we will move to our next question, that is the question number 3. Two perpendicular forces of 6 Newton and 8 Newton acting on a body, what is the resultant force? इसमें resultant force पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो, मैं आपको यहाँ बताती हूँ ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो हम लिखते हैं रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ओके, तो हम इसी फार्मूले पर अपना पुट करेंगे। तो जब हम करेंगे रूट अंडर 6 स्क्वायर, क्योंकि हमें फोर्स 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन दिया हुआ है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हमारा आ जाएगा रूट, सॉरी मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारा आंसर होगा रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 100, यानी कि 10 न्यूटन। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 10 न्यूटन होगा। अब आप कहेंगे कि आपने तो फार्मूले में कॉस थीटा भी लिखा था, फिर यहाँ पर सॉल्व करते टाइम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है कि परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम कॉस थीटा वाला टर्म हटा देंगे। ओके, आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? देन we will move to our next slide. And if the distance between 2 point change is charges होगा यहाँ पे, सॉरी 2 point charges is doubled then the electric force will be। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है और हम इसी को डबल कर रहे हैं, यानी कि 2 टाइम्स आर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स 4। सो आर करेक्ट आंसर इज 4F। Then we will move to our next question, that is the question number 5. Why the cooling effect of ice at 0 degree Celsius is greater than the water at 0 degree Celsius? इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न,
ये सब आप क्लास 12th की फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट। यहाँ पर इसका आंसर होगा बार मैग्नेट। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। यंग मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल हैज़ द सेम यूनिट एज। यंग मॉड्यूलस जो होता है उसका यूनिट जो होता है वो किसके यूनिट के बराबर होता है, मतलब किसकी यूनिट के सिमिलर होता है, तो दैट इज़ द प्रेशर। आप ये फार्मूला से आप यूनिट एंड डायमेंशन आपने पढ़ रखा होगा, तो आप उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट question, that is question number 8. A gas expands suddenly without change of heat with its surrounding, then this process is known as adiabatic, isothermal, isochoric या isobaric। तो यहाँ पर हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है विदाउट द एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक। क्योंकि जो आइसोथर्मल होता है यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सॉरी माय बैड। आइसोथर्मल कंडीशन होता है, वहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक होता है, इसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक जो होता है उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, ये याद रखिएगा, पिछली बार एडियाबैटिक पूछा था, नेक्स्ट टाइम आपसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक या आइसोकोरिक पूछ सकता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ द लाइट। कौन सा ऐसा फेनोमेना है जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूफ नहीं हो सकता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है, वेव नेचर को डिफाइन नहीं करता है। हेंस वेव नेचर जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव नहीं कर पाएगा। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। When two resistance are connected in parallel, their combined resistance will always be। तो जब हमने हमेशा देखा है कि जब हमारा सीरीज़ में हम कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। हमारा फार्मूला ही है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बट जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि ये डिवाइड में चला जाता है रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो लेस आता है। जो भी सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, मान लीजिए हम 3-4 रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, तो उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा रेजिस्टेंस उससे भी कम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया उसको सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए 6 है एक का रेजिस्टेंस, एक का 8 है, और आपका अगर मान लीजिए 6 या 8 के बीच में आ रहा है तो वो आंसर आपका गलत होगा। हमेशा 6 और 8 में जो सबसे लेस है वो 6 है, 6 से भी कम आएगा। सो आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ लेस। क्वेश्चन नंबर 11। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ मेड ऑफ। फिलामेंट ऑफ बल्ब यानी बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और ये बहुत ही थिन होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी वोल्टेज इंक्रीज़ होता है तो ये टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे डिवाइसेस सेफ़ रहते हैं और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आर यू क्लियर टिल हियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, देन वी विल मूव टू आवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन SHM इज़ एट। हाँ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है SHM में। तो जैसा कि हमें पता है कि ये मेन पोजीशन होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे ऐसे आता है। यहाँ पर हमारी वेलोसिटी सबसे कम होती है, यहाँ पर जाकर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और फिर यहाँ पर जीरो जीरो ही हो जाती है। एंड देन यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर मैक्सिमम होती है, देन यहाँ पर जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है मैक्सिमम, और ये होता है ए ओमेगा।
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ओमेगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। इसमें पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि कुल मिला के इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं, या तो जस्ट आपको वैल्यू देकर आपसे वैल्यू निकलवा रहे हैं या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप क्वेश्चन से ये देख सकते हैं कि कहीं भी बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा है, डीप न्यूमेरिकल नहीं पूछा है। तो आपको प्रिपरेशन करते टाइम बहुत डीप या फिर बहुत टफ बुक्स सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थ्योरी पर कमांड कीजिए, आप फार्मूला बार बार रिवाइज़ करिए, हर चैप्टर का फार्मूला सीट बना लीजिए, फार्मूला नोट्स बना दीजिए और उनको देखते रहिए। बस इतना काफ़ी है आपके लिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाँ मैंने इसका आंसर नहीं बताया आपको, इसका आंसर है एरिया ऑफ द प्लेट। ये कैपेसिटेंस जो होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है, ना कि पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ना ही थिकनेस पे डिपेंड करता है, ना ही मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये आप फार्मूला के थ्रू ये इसका आंसर निकाल सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट जो होता है दैट इज़ आई थिंक, एक मिनट, so our next question is question number 14, what is the SI unit of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है। तो हम सब ने क्लास 10th में भी पढ़ा है, 11th नहीं 12th में भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दैट इज़ टेस्ला। Then we will move to our next question, that is question number 15, another name of Newton's first law is। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो ओम्स लॉ तो होगा नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक वाला होता है, ये हम सबको पता है, ये हो नहीं सकता है। कूलम्स लॉ भी नहीं होगा। स्ट्रोक्स लॉ तो हमने फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये भी नहीं होगा। हेंस हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी लॉ ऑफ इनर्शिया। हम लॉ ऑफ इनर्शिया से जानते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया वही होता है कि जब तक हम किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाते हैं तो अगर वो मूविंग में है तो मूव ही करता रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अनटिल और अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 16, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ का यूनिट पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम्पियर मीटर। ये भी फार्मूला बेस्ड, आप यूनिट एंड डायमेंशन से देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो बेहतर होगा कि आप सारे जो जितने भी टर्म्स होते हैं उन सबके यूनिट एटलीस्ट याद कर लें। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन, अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप इन 2 सेकेंड ऑन अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, देन द डिसेलरेशन ऑफ द कार विल बी। डिसेलरेशन जो होता है वो बेसिकली एसेलरेशन का ही अपोजिट होता है। एसेलरेशन मतलब हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज़ इन वेलोसिटी, एंड डिसेलरेशन मतलब बोल सकते हैं डिक्रीज़ इन वेलोसिटी। ओके, तो हम यहाँ पर एसेलरेशन निकालेंगे। तो एसेलरेशन का जो फार्मूला होता है, अगेन हमें फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ dv/dt। तो इसमें हमारा वेलोसिटी कितना था, दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड, एंड हमारा जो टाइमिंग है वो 2 सेकेंड है। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सी एंड डी दोनों में 15 मीटर पर सेकेंड है, एक है पॉजिटिव एक निगेटिव। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि डिसेलरेशन है यानी हमारा निगेटिव में आंसर आएगा। नहीं, अगर वहाँ पे एसेलरेशन पूछा होता तब हम डायरेक्शन को बताने के लिए -15 बोलते हैं। अगर उसने एसेलरेशन पूछा होता तब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता, बट उसने डिसेलरेशन बोल दिया है, उसने मेंशन कर दिया है। डिसेलरेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी सी, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है दैट इज़ E = फोर्स डिवाइड बाय चार्ज F/Q। तो फोर्स का जो होता है SI यूनिट
वो होता है न्यूटन, और चार्ज का जो होता है वो दैट इज़ कूलम। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। बट नहीं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बच्चे ऐसा ही करते हैं। वो जल्दबाजी में उन्होंने देखा न्यूटन पर कूलम, उन्होंने क्वेश्चन नंबर आंसर ए मार्क कर दिया। दैट इज़ रॉन्ग। आपको सारे ऑप्शन पे जाना है, सारे ऑप्शन कवर करने हैं आपको। देखिए यहाँ पर ए एंड बी भी दिया है, तो इसको चेक कर लीजिए। बी ऑप्शन जो है दैट इज़ वोल्ट पर मीटर। तो अगर हम यहाँ पर मैं देखते हैं तो हमारा बी वाला भी ऑप्शन सही है, तो हेंस हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। दैट इज़ इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डबल देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर हम वेलोसिटी डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। बहुत ही फेमस फार्मूला है, सबको पता है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो दैट विल बी हाफ ऑफ एम, और v की वैल्यू हमने डबल कर दी है, v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर वेलोसिटी हमने डबल की है, तो इट विल बी 4v स्क्वायर। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर मिस्टेक, इसको यहाँ से कट कर देंगे, फिर आंसर बताएंगे कि इट विल बी 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। बट नो, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको यहीं पर यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिस से समझ में आती हैं। यहाँ पर हम इसको कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये हमारा फार्मूला है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी ही थी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इसको हम कट नहीं करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू वो हमारा पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जो न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दैट विल बी 4 टाइम्स ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक क्वेश्चन मिसिंग है, मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन जो था वो मुझे कम्प्लीटली क्लियर नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने उसको नहीं रखा है। तो बाकी 19 क्वेश्चन जो थे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। देखिए मैं आपको बार बार कहूँगी, आपको बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको टीचर सजेस्ट कर देती हूँ, आप एम.आर. सर से फ़िज़िक्स पढ़ सकते हैं, पर आप उनके बैच वाले लेक्चर को फॉलो मत करिएगा कि आप चलिए बैच ले लीजिए यकीन 2.0 या फलाना ढिमकाना बैच ले लीजिए, उससे पढ़िए। तो मैं उसमें आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पर्सनली सर के बैच से पढ़ के देखा है। सर बहुत ही डीप में, मतलब वो नीट लेवल का पढ़ाते हैं, और नीट के क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ही टफ़ है। पिछली बार और भी टफ़ आया था, तो इस बार सर और भी ज़्यादा डीप में पढ़ाएंगे। और आपने 19 क्वेश्चन देखे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत ज़्यादा डीप था या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल वाले 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड थे। अगर आपको फार्मूला पता है, आपको वैल्यू रखनी है, जस्ट आपका आंसर आ जा रहा है। तो आपको ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यूट्यूब पर बहुत सारे वन शॉट वीडियोस पड़े हैं सर के, तो आप वहाँ पर जाइए, वन शॉट में पढ़िए। आप टाइम भी अपना सेव करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप PYQ सॉल्व करिए, और अपने लेवल की चीज़ें पढ़िए। आपको अभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के लास्ट में जाके वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, तो बहुत सब कुछ आपसे बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाएगा, बहुत मैशी हो जाएगा। तो उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। बाकी टाइम आप नर्सिंग फाउंडेशन में दीजिए, आप इंग्लिश में दीजिए, और भी सब्जेक्ट है, बायो है, केमिस्ट्री है। बायो थोड़ी आ जाती है, डीप आ जाती है, तो आप बायो से डीप नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा रहता है कि हाँ NCERT आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। बायो में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बायो लाइन टू लाइन पढ़िए। एंड देन आप, थैंक यू एवरीवन फॉर, आप लोग यहाँ तक मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपके साथ और भी सारे PYQ शेयर करूँगी। अभी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का बचा है, मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगी उसको भी प्रोवाइड करवाने का। मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड का प्रोवाइड करवा दिया है, तो अगर आपने उसको देख लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो आप उसको भी देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।